विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश 14 जुलाई 2024 189 पदों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। आप सभी लोगों की तैयारी ठीक ठाक होगी, काफी तैयारी कर ली है, ठीक है। लेकिन क्या है, एक भय भी होगा। एक जो एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, एग्जामिनेशन प्रेशर में हो ना। अब क्यों होता है एग्जामिनेशन प्रेशर में? क्योंकि आपका जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो सक्रिय है इस समय। क्या है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब एक भय व्याप्त होता है कि भाई हम कुछ क्या पेपर देने जा रहे हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा पेपर है जी, पीसीएस देने जा रहे हैं, पीसीएस देने जा रहे हैं, पीसीएस तो बहुत टफ होता है ना। और आपके समाज ने यह भी बताया होगा कि असंभव है इसमें निकलना। तो वो सारी जो नेगेटिविटी है उसकी वजह से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या सक्रिय है। इतना समझ में आ गया? जैसे ही पेपर होगा, सेकंड पेपर खत्म होगा, आपका असिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र अपना कार्य करेगा और आपको नॉर्मल कर देगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने बताया नेगेटिव बात। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि इस समय आपके न्यूरॉन्स के आकार बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। मतलब न्यूरॉन्स, मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका आकार क्या है? बहुत बड़ा है। इस समय का पढ़ा हुआ, यानी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने पूरे दिन भर में एक पेज पढ़ा होगा, लेकिन इस समय आप 10, 20, 30, 40 पेज, और कई बार तो कुछ बच्चे तो क्या एक एक पूरी किताब भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम की रात को होता है, न्यूरॉन्स का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। तो उस समय याद भी हो जाता है और वो पेपर में काम भी आता है, ठीक है। इसलिए किताबें नहीं छोड़नी है। अभी आपने उसको लगातार क्या करना है? रिवाइज करना है और घबराना नहीं है। कोई भी जंग सबसे पहले कहां जीती जाती है? मस्तिष्क में जीती जाती है। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि हमारा प्री निकल रहा है और हम निकाल रहे हैं और मेंस लिखेंगे हम, तो आपका निकल रहा है। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। अगर आप सोचते हैं कि आप कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल सही है। समझ में आया? ठीक है। तो हारना नहीं है भाई। हार कैसे मान लूं? हिम्मत अभी टूटी नहीं, जग अभी जीता नहीं, और मैं अभी हारा नहीं। इस कंसेप्ट को लेके चलना है आपने, ठीक है। तो योजनाएं करा रहा था मैं उत्तराखंड में। इस समय सबसे ज्यादा जोर आपने उत्तराखंड पे देना है। अगर 1/3 क्वेश्चन उत्तराखंड से आ रहे हैं तो उत्तराखंड को ढंग से रिवाइज करते हुए चलिए। कोई भी पॉइंट आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो कुछ स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम से संबंधित मैं बता रहा हूं आपको। कुछ जो जैसे आपातकालीन सेवा योजना है 108, वहां से क्वेश्चन बना है बहुत पहले कि आपातकालीन सेवा योजना 108 कब प्रारंभ हुई? तो 15 मई 2008 को प्रारंभ हुई। कब हुई? 15 मई 2008 को प्रारंभ हुई। उद्देश्य क्या था? किसी भी आपातकालीन स्थिति में मुफ्त परिवहन यानी एम्बुलेंस तथा अस्पताल सेवाएं प्रदान करना, अस्पताल की सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। मैं सुन रहा था, एक बार डिबेट चल रही थी, तो सत्ता में जो लोग बैठे थे उसमें एक मंत्री जी बोल रहे थे कि हमने, देखिए, हमारी 108 में इतने प्रसव हुए कि कितने, मतलब इतने शिशुओं ने जन्म लिया। जो प्रसव करने वाली जो माताएं थी उनका प्रसव कहां हुआ? 108 में हुआ। तो विपक्ष में जो बैठे हुए थे उन्होंने बड़ा अच्छा क्या दिया, तर्क दिया। उन्होंने कहा ये आपकी उपलब्धि नहीं है 108 में प्रसव कराना किसी महिला को। इसका मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, आपके हॉस्पिटल्स वहां तक नहीं है। जो महिलाओं के जो शिशु जन्म ले रहे हैं वो कहां ले रहे हैं? गाड़ियों में ले रहे हैं। ये ऐसा ठीक नहीं है। इस पर आप अपनी पीठ में थपथपाइए। इस पर तो ठीक है, लेकिन 108 जो है वो क्या है? आपकी आपातकालीन सेवा है। कई लोगों की जान बचाई है उसने, है ना। लेकिन जहां तक शिशु जन्म की बात है तो वो स्वास्थ्य केंद्रों पर ही होने चाहिए, ठीक है, किसी गाड़ी में नहीं होने चाहिए। चलिए, अब विशिष्टताएं क्या हैं इसमें? आपातकालीन सेवाओं, सड़क दुर्घटना, आग, गर्भावस्था व अन्य किसी आपातकाल में 108 नंबर पर फोन करके 24 घंटे सहायता, 24x7 सहायता प्राप्त की जा सकती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा के नाम से जाना जाता है। बीजेपी की सरकार थी उस समय, निशंक थे जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके समय में आई थी, है ना, 108। तो किसके नाम पर रखी गई? दीनदयाल उपाध्याय। किसके नाम पर रखी गई भाई? दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखी गई आपातकालीन सेवा। वर्तमान 2021-22 में उत्तराखंड में कुल 272 एम्बुलेंस मौजूद हैं।
जिसमें एक नाव एम्बुलेंस भी शामिल है। इनको बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। संख्या कम है अभी उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपदाग्रस्त राज्य है, तो 272 जो एम्बुलेंस है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, इनकी संख्या तभी बढ़ेगी जब क्या होगा, सरकार की जो आमदनी है उसमें वृद्धि होगी। चलिए अगला, निक्षय मित्र पंजीकरण। अगली क्या है, निक्षय मित्र पंजीकरण। 3 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में सबसे अधिक निक्षय मित्रों का पंजीकरण करके उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। टीबी मुक्त भारत अभियान, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, तपेदिक, है ना, और क्या बोलते थे इसको, क्षय रोग, क्या बोलते थे, क्षय रोग। तो देश में पहला स्थान पाया है। निक्षय मित्र के रूप में प्रत्येक व्यक्ति एक या एक से अधिक टीबी रोगियों को कम से कम 1 वर्ष तक गोद लेकर उपचार में सहयोग करेगा और निक्षय मित्र केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए फूड बास्केट प्रत्येक माह रोगी को उपलब्ध कराएगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 1000 रुपए होती है। कितनी होती है? निक्षय मित्र के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन, कॉरपोरेट संस्थानों समेत कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कर सकता है। तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा निक्षय मित्र क्या हुए हैं, पंजीकृत हुए हैं। प्रदेश के 3 जनपदों टिहरी, गढ़वाल, चमोली और चंपावत में 100% निक्षय मित्रों को रोगी की देखभाल व उपचार के लिए लिंकेज किया गया है, जबकि 5 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी में 95% से अधिक निक्षय मित्रों का लिंकेज किया जा चुका है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अभी तक राज्य में 5852 निक्षय मित्र बनाए गए हैं। इनमें से 91% निक्षय मित्रों को टीबी मरीजों के साथ लिंकेज कर दिया गया। तो समझ में आ गया आपके, कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन, कॉर्पोरेट संस्थान का कोई भी व्यक्ति निक्षय मित्र बनने के लिए पंजीकृत कर सकता है। उसका काम क्या होता है, जो भी एक ट्यूबरक्लोसिस का जो रोगी होगा उसको क्या करना है, 1 वर्ष तक गोद लेना, उसके उपचार के लिए उसको फूड बास्केट देनी है, जिसकी अनुमानित लागत 1000 रुपए होती है। ये मैंने बता दिया। अगला है अटल आयुष्मान योजना। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। 25 दिसंबर 2018 को शुरू हुई, अटल बिहारी वाजपेयी, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर जी के नाम पर, है ना, पूर्व प्रधानमंत्री। तो 25 दिसंबर 2018 को अटल आयुष्मान योजना प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य क्या था भाई, प्रदेश के सभी परिवारों को निःशुल्क सहायता, स्वास्थ्य सुविधा, इलाज उपलब्ध कराना। क्या कराना? राज्य के सभी 23 लाख परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से लाभान्वित करना इसका लक्ष्य था। इसकी क्या विशेषताएं हैं? प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है और इससे बड़े युगांतरकारी परिवर्तन आए हैं। खासकर जो बीपीएल है, मध्यम वर्ग है, उस पर जो एक बर्डन था किस चीज का, कि अगर कोई रोग से ग्रस्त हो जाता है, असाध्य रोगों से, जिस पर कि बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो उनका बर्डन थोड़ा क्या हुआ है, कम हुआ है। इसकी वजह से 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुविधा। सितंबर 2023 तक इस योजना के तहत लगभग 52.28 लाख स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं और इसमें सरकारी एवं निजी दोनों अस्पतालों में लाभार्थी द्वारा निःशुल्क इलाज कराया जा सकता है, जिसका भुगतान कौन करती है? राज्य सरकार करती है। पहले सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, अगर वो रेफर करता है प्राइवेट में, तो प्राइवेट में भी क्या मिलता है? इलाज मिलता है। तो क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा जी, मुफ्त पैथोलॉजी जांच योजना 17 अगस्त 2021 को प्रारंभ हुई है। निर्धन वर्ग के मरीजों की निःशुल्क पैथोलॉजी जांच इसके तहत ये कराना उद्देश्य है इस योजना का। और यह सरकारी अस्पतालों में 207 प्रकार की पैथोलॉजी जांच से संबंधित योजना है। 207 याद रखना है आपने, कितना? 207 प्रकार की पैथोलॉजी जांच से संबंधित योजना है। प्रारंभिक चरण में यह राज्य के 6 जिलों में, यानी अल्मोड़ा, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के 38 जिलों अस्पतालों में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू की गई। इस योजना का क्रियान्वयन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किया जा रहा है। इतना क्लियर हो गया? अगली योजना जो पूछी जा सकती है, वो पूछी जा सकती कौन सी? आशा संगनी ऐप एवं पोर्टल। आशा कार्यकर्ती होती हैं। प्रारंभ कब हुआ? नवंबर 2022 में हुआ। आशा स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों का निगरानी, आशा स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों की निगरानी,
विशेषताएं क्या हैं? इस पोर्टल के माध्यम से आशाओं को टैब दिए जाएंगे। टैब प्राथमिक चरण में प्रदेश के 6000 आशाओं को टैब दिए जाएंगे। प्रत्येक आशाएं अपना कार्य को इस पोर्टल पर अपलोड करेंगी, जिसके आधार पर उन्हें ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। जो भी वो कार्य करेंगी उसको क्या करेंगी? अपलोड करेंगी, उसी हिसाब से उन्हें भुगतान किया जाएगा। अगली योजना आयुष्मान भारत योजना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से प्रारंभ हुई। कहां से? रांची झारखंड से प्रारंभ हुई। कब हुई? 23 सितंबर 2018। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना आयुष्मान भारत योजना का क्या है? उद्देश्य है। लक्ष्य 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों, लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को कवर करेगी, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करेगी। 5 लाख रुपए तक का कवरेज। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? आंसर आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, यह पूर्व में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना का समन्वित रूप है। यहां से क्वेश्चन बनाता भाई मैं, क्या बनाता? आयुष्मान भारत योजना में पूर्व की 2 योजनाएं को समाहित करके बनाया गया, समन्वित करके बनाया गया। वो कौन सी थी? एक थी RSBY, एक थी SCHIS, सीनियर सिटीजन वाली, है ना। तो आपने बोलना पहले नंबर पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, नंबर 2 पे बोलना वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या बोलना है? वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। योजना के तहत लाभार्थी परिवारों द्वारा सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पतालों में प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का इलाज कराया जा सकता है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, जय, प्रधानमंत्री जय भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना JAY, जन आरोग्य योजना। क्लियर हो गया? अगला है PM सुरक्षा बीमा योजना। 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई। PM द्वारा कलकत्ता से प्रारंभ की गई है। क्या की गई? उद्देश्य क्या है? दुर्घटना द्वारा मृत्यु या अपंगता में 2 लाख रुपए की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। 2 लाख रुपए की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि PM सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के लिए है? तो आंसर 18 से 70 आयु वर्ग के सभी बचत बैंक खाताधारी इसके पात्र होते हैं। क्या होते हैं? बैंक में खाता होना चाहिए। अगर दुर्घटना में मृत्यु हो गई या अपंगता हो गई तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इस दुर्घटना बीमा का प्रीमियम राशि 20 रुपए, पहले 12 रुपए थी, अब 20 रुपए है। इसमें मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए और आंशिक अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। कितने? 2 लाख रुपए। और ये कई लोगों को पता नहीं है। दुर्घटना में मृत्यु हो जाती कईयों की, और उनके खाते भी होते हैं SBI में, PNB में। अगर इस प्रकार के खाते हैं तो भाई पैसा कटता है 20 रुपए हर साल। तो जिसकी मृत्यु हुई है दुर्घटना में उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? और अगर वो अपंगता आ गई है तो 1 लाख रुपए तक का लाभ देती है कौन? सरकार, PM सुरक्षा बीमा योजना के तहत। अगला है PM जीवन ज्योति योजना। PM जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई। जीवन बीमा के साथ सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। विशेषताएं क्या है? यह योजना स्वाभाविक एवं दुर्घटना दोनों कारणों से होने वाली मृत्यु में लागू है। अब देखो, अगर दुर्घटना से मृत्यु हो गई, अपंगता हो गई तो PM सुरक्षा बीमा योजना है। अगर क्या हो गई? स्वाभाविक मृत्यु हो गई या दुर्घटना दोनों कारणों से मृत्यु हो गई, किसी भी कारण से, इन दोनों में से किसी कारण से मृत्यु हो गई, तो योजना के तहत जोखिम कवरेज क्या है? 2 लाख रुपए है। कितना है? 2 लाख रुपए है। लाभार्थी की आयु सीमा 18 से 50 वर्ष की होनी चाहिए। 18 से 50 वर्ष का कोई व्यक्ति अगर स्वाभाविक मृत्यु भी मरता है, डेथ होती है, स्वाभाविक मृत्यु होती है, तो उसको 2 लाख रुपए क्या होंगे? मिलेंगे। क्या होंगे? बीमा का वार्षिक प्रीमियम कितना है? 436 रुपए। कितना? उत्तराखंड वालों ने पहले पूछा है,
प्रीमियम कितना? 436 रुपए। पहले कितना था? 330 रुपए। 300। अगली जो योजना है वो ई संजीवनी सेवा है। ये नवंबर 2019 में प्रारंभ हुई। दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना इसका उद्देश्य है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवा है, जिसमें 2 प्रकार की सेवाएं शामिल हैं। पहला, डॉक्टर टू डॉक्टर, जिसमें एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से परामर्श हेतु संपर्क करता है। नंबर 2, डॉक्टर टू पेशेंट, में मरीज द्वारा घर बैठे डॉक्टर से सलाह परामर्श ली जाती है। यह मुख्यतः घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श संबंधी ई सेवा है। मार्च 2022 तक उत्तराखंड में 4.73 लाख लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है। कितना? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवा, ई संजीवनी सेवा, घर बैठे बैठे। हो सकता है किसी व्यक्ति को पता ही ना हो कि मुझे हो क्या रहा है, पता चला उसे बीपी हो गया, मानो क्या हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर ने शूट कर दिया, ब्रेन में दिक्कत हो रही है, घबराहट सी हो रही है। अब कहां जाए? माना वो ऐसी जगह पे है जहां क्या है, जहां डॉक्टर तक जाने में बहुत समय लगता है, तो डायरेक्ट वो क्या कर सकता है, डॉक्टर टू पेशेंट वाला जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से घर बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकता है। डॉक्टर खाली इतना भी बोल दे कि कुछ नहीं है, बीपी है, कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है, और नमक कम खाओ और थोड़ा अपने आप को कूल करना वो करो, और उसके बाद अगर कोई टैबलेट अगर मिलती है कहीं से तो वो ले लो, तो आपका बीपी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या किसी का शुगर बढ़ गया या शुगर डाउन हो गया, कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि शुगर बढ़ गया, शुगर डाउन हो गया, है ना, बीपी डाउन हो गया, तो उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक, तो डॉक्टर अगर थोड़ा सा अच्छी सलाह दे दे, आधा पेशेंट वहीं पे सही हो जाता है। ठीक है, ये तो सभी लोग परिचित होंगे। नहीं पता चला कोई पेशेंट गया, डॉक्टर खुद क्या है, डॉक्टर ने बोला अरे ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, तो आधा तो वहीं पे मर जाता है पेशेंट। और डॉक्टर ने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ है, हो जाएगा सही, आधा आदमी वहीं पे सही हो जाता है। डॉक्टर। डोली सेवा योजना, अब भाई पहाड़ी राज्य है तो डोली सेवा योजना है ना। वैसे तो स्वास्थ्य केंद्रों को वहां तक पहुंचाया जाना चाहिए, पर क्या करें, 150 करोड़ लोग हैं पूरे देश में, है। प्रारंभ कब हुआ? अप्रैल 2012 में हुआ। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल पहुंचाने के लिए डोली सेवा योजना है। विशेषताएं क्या हैं? देखो, शहर में बैठे हुए लोग नहीं समझेंगे इसका महत्व, ये तो वहीं पता चलता है। कहां? पहाड़ों में, कि लेबर पेन हो गया किसी को, पहुंचाना है कहा, स्वास्थ्य केंद्र तक, तो कैसे पहुंचाए भाई नीचे तक। माना 108 है, 3 किलोमीटर नीचे है, 5 किलोमीटर नीचे है, तो उस गर्भवती महिला वो चल थोड़े पाएंगी, उनको कैसे पहुंचाएंगे? तो डोली सेवा योजना काम आती है, तो उनके लिए तो वरदान है। और मैं ये चाहता हूं कि एक दिन हमारे राज्य में क्या हो, प्रत्येक स्वास्थ्य जो केंद्र हैं, जो आशा कार्य करती है, हर जगह पर क्या हो। राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना का शुभारंभ नैनीताल जिले से किया गया था। भाई कहां से? नैनीताल जिले से किया गया था। पक्की सड़क के 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले पहाड़ी क्षेत्रों के दूरस्थ गांव में यह योजना लागू है। इसमें गर्भवती स्त्रियों को तत्काल डोली से अस्पताल पहुंचाने पर 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि डोली सेवकों को प्रदान की जाती है। फ्री में कोई नहीं करता काम। फ्री में तो गांव में बता रहे हैं कि आजकल कोई अगर बुजुर्ग की मृत्यु हो गई तो उसे उठाने वाले 4 लोग नहीं मिल रहे, है ना। तो 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि डोली सेवकों को दी जाती है, और मेरे ख्याल से मनरेगा में जो मिलता है उससे काफी ज्यादा है, नहीं है। डोली योजना का संचालन ग्राम विकास समितियों के माध्यम से किया जाता है। मानवता के नाते तो वैसे फ्री में करना चाहिए काम, पर ठीक है, सरकार अगर प्रोत्साहन राशि दे रही है तो बुरा नहीं है। डोली योजना का संचालन कौन? ग्राम विकास समितियों के माध्यम से किया जाता है। अगला है सचल चिकित्सालय। आधुनिक उपकरणों से युक्त सचल चिकित्सालय राज्य के प्रत्येक जनपद में संचालित है। 104 निशुल्क परामर्शी केंद्र, इस सेवा के तहत निशुल्क 104 नंबर डायल करके चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि निशुल्क परामर्श लेने के लिए क्या डायल करना पड़ेगा? 104, जैसे एम्बुलेंस के लिए 108 करते हैं, निशुल्क अगर परामर्श करना है तो डायल करके देखना क्या उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं फोन, ये भी चेक करना जरूरी है।
अगला है रेफरल लैबोरेटरी नेटवर्किंग। इस योजना के तहत राज्य के 3 मेडिकल कॉलेजों, कौन कौन सा, जॉली ग्रांट देहरादून में, हल्द्वानी नैनीताल में और श्रीनगर पौड़ी में, अब HIV या अन्य महत्वपूर्ण ब्लड जांच के सैंपल भेजे जा सकते हैं। कौन सा टेस्ट होता है HIV के लिए? एलिजा टेस्ट होता है। कौन सा होता है? हवाई एम्बुलेंस सेवा। राज्य सरकार द्वारा आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत प्रथम हवाई एम्बुलेंस सुविधा अप्रैल 2023 में एम्स ऋषिकेश में शुरू की गई। कहां पर? एम्स ऋषिकेश में शुरू की गई। देखिए बड़ा पोटेंशियल है हमारे राज्य में किसका, ट्रैकिंग का, लेकिन यहां पर क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? क्योंकि कॉन्फिडेंस वहीं पर डाउन हो जाता है जब ये बोला जाता है कि आगे भैया अब कुछ नहीं मिलेगा, ये है अंतिम गांव वाण। इसके बाद कहीं दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिखेगा, कोई क्या नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिलने वाली। अगर माना टांग फ्रैक्चर हो गई तो फिर बस नीचे से ही जाएगा खच्चर, कोई सुविधा नहीं है। तो ट्रैकिंग में कब आपका यहां पे बड़ा ज्यादा स्कोप होगा? जब ये देंगे हम हवाई एम्बुलेंस सेवा, तब कालिंदी ट्रैक हो चाहे कोई भी ट्रैक हो, उसके लिए बड़े क्या ट्रेन पायलट होने चाहिए, ठीक है। और जो ट्रैकिंग में है तो जैसे जो फॉरेनर्स होते हैं वो सबसे पहले सुरक्षा देखते हैं अपनी, तो बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमाया जा सकता है सरकार के द्वारा ट्रैकिंग में भी, है ना। पाकिस्तान कमाता है, वो नंगा पर्वत है तो हमारा, लेकिन उस पर ट्रैकिंग के लिए जापानियों से उसने पता नहीं कितने करोड़ डॉलर लिए थे किसी जमाने में, लाख डॉलर, ठीक है। जिस पर भारत सरकार ने क्या किया था, आपत्ति व्यक्त की थी कि भाई ये हमारा क्षेत्र है, तुम कैसे ले रहे हो पैसे। तो हवाई एम्बुलेंस सेवा एम्स ऋषिकेश, चलिए ये वरदान है। 1 जनवरी 2023 से राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में गुटखा, तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों के विक्रय पर रोक लगा दी गई है। ये एक सरासर झूठ है, ठीक है, पर फिर भी क्वेश्चन बनेगा तो बोल देना 1 जनवरी 2013। हुआ कुछ नहीं, गुटखे का जो तंबाकू है वो अलग हो गया, सुपारी अलग हो गई, दोनों को मिलाकर खाने वाले आज भी खा रहे हैं, ठीक। और फिर क्या है भाई, एक दिन ब्रश करते करते गाल से बाहर निकल जा रहा है और पता चल रहा है कि क्या हो गया, कैंसर हो गया, माउथ कैंसर। समझ में आया? पता है गुटखा खाने से क्या होता है? क्या होता है? ब्रश कर रहे हैं गाल से बाहर ब्रश, क्या हुआ कि भाई हो गया, कैंसर हो गया। वो जो तस्वीरें दिखाई जाती है ना, लिखा जो बना हुआ रहता है, वो सच्ची तस्वीरें होती हैं। वो कैंसर हॉस्पिटल में जाके दिखते हैं वो पेशेंट, कौन से, तो क्या होता है भाई तंबाकू से? कैंसर होता है, कर्क रोग होता है, ठीक है। युवा एवं छात्र कल्याण कार्यक्रम के तहत, युवा एवं छात्र कल्याण कार्यक्रम के तहत बता रहा हूं मैं, युवा नीति 2011, युवा नीति। अब उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा कि युवा किनको माना गया है यहां पर, आंसर 18 से 35 वर्ष तक, 18 से 35 वर्ष तक। जो इंटरनेशनल युवा, इंटरनेशनल लेवल पर जो युवा माना जाता है वो 39 साल तक माना जाता है। तो जब हम लोगों ने, मतलब किसी ने भी, जब हमने पढ़ा कि यार 35 वर्ष तक होता है, अब 35 से पार कर गए थे, तो बड़ा दुख हुआ कि अब युवा अवस्था क्या हो गई, चली गई। फिर इंटरनेशनल वाला युवा पढ़ा हमने, उसमें देखा 39 साल तक युवा होता है, तो फिर कॉन्फिडेंस बना कि हाँ ठीक है, मतलब पहले की बात बता रहा हूं, ठीक है। अब तो क्या है, तो 5 सितंबर 2011 को घोषित राज्य युवा नीति, 5 सितंबर तो वैसे भी पता है आपको क्या होता है, टीचर्स डे, उस दिन हुई थी युवा नीति घोषित। वैसे ये 12 जनवरी को होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? 12 जनवरी को यूथ डे होता है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है, उस दिन घोषित होनी चाहिए, पर इन्होंने शिक्षक दिवस के दिन घोषित की। 5 सितंबर 2011 को 18 से 35 वर्ष के युवाओं पर फोकस किया गया है। इस नीति में शीघ्र ही एक युवा आयोग का गठन आगामी 10 वर्षों में और 10 लाख युवाओं को विभिन्न कार्य हेतु प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ा पोटेंशियल होता है भाई युवाओं में। मानव संसाधन सुना होगा आपने, मानव संसाधन मतलब अगर युवाओं को स्किल्ड कर दिया जाए, अगर मानव संसाधन पर काम करती है कोई सरकार ढंग से,
तो ये मान के चलना उतना प्रॉफिट किसी इन्वेस्टमेंट से नहीं होता है जितना कि मानव संसाधन से होता है। इससे किसी भी देश की प्रगति उस देश के मानव संसाधन पर निर्भर करती है। चाइना अगर आज नंबर 1 पर जा रहा है तो अपने मानव संसाधन की वजह से, जापान अपने मानव संसाधन की वजह से, अमेरिका अपने मानव संसाधन की वजह से। और हमारा देश सबसे अधिक युवाओं वाला देश है, लेकिन स्किल्ड नहीं है। जिस दिन स्किल्ड हो जाएंगे उस दिन समझ लेना कि हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। चाइना वाइना सब, अमेरिका सबको पीछे छोड़ के क्या, और कई गुना आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, पड़ोसियों को यही तो चिंता है पाकिस्तान वालों को कि वो बहुत आगे बढ़ गएगी। ठीक है, युवा नीति फिर 2023 युवा नीति। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये नई है। क्या है, युवा नीति 2023 से क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन बनना चाहिए, मेरी अंतरात्मा बोल रही है, इसलिए इसको ढंग से सुनिए। प्रदेश की विकास परियोजनाओं एवं आर्थिक समृद्धि में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनका सर्वांगीण विकास करने हेतु एक नई युवा नीति 2023 लाने की बात उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे जिसको बोलते हैं, जो कि सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में की गई है। इस युवा नीति का मसौदा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। युवा नीति 2023 के मसौदे में मेघालय राज्य की तर्ज पर युवा कल्याण नीति का गठन किए जाने की बात की गई है। राज्य में एक युवा आयोग के गठन किए जाने की बात की गई है। विवेकानंद जयंती के अवसर पर जिला व राज्य स्तर पर युवा दिवस और राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक युवा मंगल दलों की बैठक हेतु मिलन केंद्र और आपदा प्रबंधन तंत्र को सशक्त बनाने हेतु युवा मंगल दल के सदस्यों में से 25 युवाओं की एक टीम को प्रथम राहतकर्ता के रूप में बनाए जाने का प्रावधान। आपदाग्रस्त राज्य है भाई, है ना, सिस्मिक जोन पे बैठे हुए हैं हम लोग। इस पर रेक्टर स्केल पर 9 के भूकंप भी देखे हैं इस राज्य ने। 1803 में बद्रीनाथ केंद्र था, 75% जनसंख्या मर गई थी, 25% बची थी। नेपालियों ने आक्रमण कर दिया। नेपालियों ने कब किया था? कब किया था? हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो भाई अच्छा, जब यहां पर कोई दुर्घटना होती है, एसडीआरएफ है हमारे पास, एनडीआरएफ भी है। एनडीआरएफ नेशनल लेवल पे होती है, एसडीआरएफ स्टेट लेवल पर होती है। आपदा राहत बचाव कार्य करती है ये, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो पहुंचते हैं वो कौन पहुंचते हैं? गांव के लड़के, गांव के लोग, गांव की महिलाएं पहुंचती हैं, जो कि क्या करते हैं, हाँ, अभ्यस्त होते हैं ना वो लोग। ठीक है, आप, मैंने एसडीआरएफ भी है मैंने कहा, लेकिन उसको आने में टाइम लगता है। अगर उससे पहले क्या करना है, उससे पहले लोगों को निकालना भी तो है, और एसडीआरएफ की सहायता भी करते हैं। तो ये अच्छा है कि युवा, उसमें 25 युवाओं की एक टीम प्रथम राहतकर्ता के रूप में बनाए जाने का प्रावधान कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, अगला प्रांतीय रक्षा दल भाई, पीआरडी। प्रदेश में युवा कल्याण व उसकी शक्ति के सदुपयोग को ध्यान में रखते हुए प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य रचनात्मक प्रगति एवं सांप्रदायिक भेदभाव रहित युवा स्वयं सेवकों का एक शक्तिशाली और सुगठित संगठन सरकारी प्रेरणा से स्थापित करना है, जिससे ग्रामीणों में आत्मबल, सांप्रदायिक मेलजोल, आत्म सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, अनुशासन तथा पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण आदि का विकास किया जा सके। पीआरडी में महिला जवानों की संख्या को बढ़ाकर 33% करना है। कितना? जो वर्तमान में कितना 6% है खाली, तो 6% से 33%। अच्छा, युवा नीति 2023 में एक चीज और अच्छी लगी मुझे, मिलन केंद्र। युवाओं के क्या बैठक के लिए मिलन केंद्र। युवा जाए कहां भाई? अब जैसे ऋषिकेश का युवा है तो मिलन केंद्र है ही नहीं, कहां जाए? खेलने के लिए इंडोर स्टेडियम नहीं है यहाँ पर, उस तरह के जो सरकार द्वारा संचालित हो, है नहीं है। इंडोर नहीं है, आउटडोर भी है थोड़े बहुत, मेरे ख्याल से है, आउटडोर तो है,
पूर्णानंद का जो मैदान है वो है, बाकी इंडोर नहीं है, मिलन केंद्र नहीं, तो कहाँ जाएगा आदमी? त्रिवेणी घाटी बैठेगा तो कहाँ बैठेगा? अबे त्रिवेणी घाटी तो बैठेगा। तो लाइब्रेरी नहीं है, दुर्भाग्य है ऋषिकेश का। क्या ऋषिकेश का चंद्रभागा पार वाला क्षेत्र हो या चंद्रभागा आर वाला क्षेत्र हो, आर और पार दोनों जगह ये दुर्भाग्य है कि यहाँ एक अच्छा पुस्तकालय नहीं है। क्या नहीं है? अच्छा पुस्तकालय नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के युवा आवाज ही नहीं उठाते। आप 3-3 बार 4-4 बार आप मंत्री बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो, विधायक बना के भेज रहे हो, तो अपनी पहली चीज ये रखो कि हमें एक पुस्तकालय चाहिए भाई। जैसे देहरादून में जगह जगह पुस्तकालय हैं सरकारी, जहां पर बैठकर बच्चे क्या दिन और रात तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, घर में बैठ के नहीं होती है पढ़ाई। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? गृह का त्याग करना पड़ता है, मोबाइल ऑफ करके बैठना पड़ता है दिन भर। ठीक है, बाकी 4 लक्षण आपको पता ही है। क्या? बगुले जैसा ध्यान। तो लाइब्रेरी, जो सरकारी लाइब्रेरी होती है, वहां पे अपॉइंट होते हैं लोग, वो आपको बात करने नहीं देंगे। अगर आप चाहेंगे भी तो बात करने नहीं देंगे, तो बगुले का ध्यान अपने आप लग ही जाएगा, पाक चेष्टा भी आ ही जाएगी, है ना। और क्या होता है? अल्पाहारी। जब सुबह से शाम तक बैठोगे तो एक टिफिन ही मिलेगा घर से, उतने में काम चलाना पड़ेगा, तो अच्छी चीज है वो, ज्यादा नहीं खाना है। ठीक है, और क्या है? स्वान निंद्रा। तो भाई उसके लिए क्या है कि मोबाइल से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। रात भर मोबाइल पे लगेंगे तो हो ही गई फिर। क्या? साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। क्या है? अच्छा नौकर है साइंस, लेकिन जब वो मास्टर बन जाता है तो क्या है? दिक्कत करता है। युवक महिला मंगल दल खेलकूद, व्यायामशालाओं एवं शारीरिक संवर्धन के अन्य मामलों को निर्वहन एवं राज्य में युवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में युवक महिला मंगल दलों का गठन किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा महिला युवक मंगल दलों के सदस्यों को मिलने वाले मानदेय 4,000 रुपए में 1,000 रुपए की वृद्धि की गई है, और अब उन्हें बढ़ाकर 5,000 रुपए मानदेय मिलेगा। अब ये क्वेश्चन बनते हैं, कितना हो गया है मानदेय? 4,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5,000। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल। ठीक है। युवा महोत्सव। प्रदेश में युवकों को रोजगार से जोड़ने तथा उसके लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में युवा महोत्सवों का आयोजन किया जाएगा। इस तरह का पहला आयोजन 10 अक्टूबर 2023 को देहरादून में किया गया था। गए थे आप लोग? 10 अक्टूबर 2023 को युवा महोत्सव। प्रचार प्रसार की कमी है ना, आप तक प्रचार हुआ नहीं, पहुंचा ही नहीं, वरना जाते आप लोग। रोजगार प्रयाग पोर्टल 10 अक्टूबर 2023 देहरादून। कब शुरू हुआ? 10 अक्टूबर 2023 देहरादून। विभिन्न विभागों में खाली पदों की जानकारी युवाओं को देना। दरअसल क्या हो रहा है, युवाओं को पता ही नहीं है करना क्या है। कर कुछ रहा, पेपर किसी चीज का दे रहा, फिर वहां से क्या बन के आ रहा, ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है ना। कॉमर्स पढ़ रहा हो ये सोच के कि मैं बैंक पीओ बनूंगा। कॉमर्स का कोई रोल नहीं है बैंक में। किसका रोल है? मैथ्स का। किसका रोल है? रीजनिंग का। किसका रोल है? इंग्लिश का। किसका रोल है? बैंकिंग अवेयरनेस। किसका रोल है? कॉमर्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है। एक बच्चा पढ़ रहा क्या, बीएससी कर रहा है, क्या कर रहा है? बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, टीसीएस का पेपर देने जा रहा है। वहां ना तो फिजिक्स का क्वेश्चन आया, ना तो न्यूटोनियन इक्वेशन आ रही, ना वहां वेक्टर एनालिसिस आ रहा, ना वहां कोऑर्डिनेट आ रही, कुछ आ ही नहीं रहा। वहां तो कुछ और ही आ रहा है। वहां तो इतिहास आ रहा, भूगोल आ रहा, पॉलिटी आ रही, इकोनॉमिक्स आ रही, उत्तराखंड आ रहा। फिर वो ठगा ठगा सा महसूस कर रहा, फिर वो जो दम्भ था वो चूर्ण हो जा रहा कि मैं आई एम गोल्ड मेडलिस्ट, एमएससी, मास्टर डिग्री, निष्णांत, है ना। तो भाई पहले पता होना चाहिए कि कहां पर क्या देने जा रहे हैं हम, क्या आना है। हिंदी से नफरत कर रहे हैं, दरिद्र भाषा की श्रेणी में रखा हुआ हिंदी को, फिर पता चल रहा कि बेटा हिंदी की वजह से फेल हो रहे हैं, तब पढ़ना पड़ रहा पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द समूह के लिए एक शब्द, है ना, होस्ट, और क्या क्या होते हैं, तालव्य, ये सब चीजें पढ़नी पड़ रही हैं। तब जाके समझ में आ रहा है यार, वो जो जिन गुरुजी को हमने सबसे कम महत्व दिया अपने इंटर तक,
उनको अगर ढंग से पढ़ लिए होते, उनको रिस्पेक्ट दिए होते, तो आज ये ऐसे नहीं रटना पड़ता। नहीं आया समझ में? हिंदी ही उद्धार करेगी इस राज्य में। जो हिंदी भाषी राज्य होता है वहां पर हिंदी ही उद्धार करती है। इवन पीसीएस के मेंस में पहला पेपर हिंदी का होता है। हिंदी में फेल तो बाकी पेपरों में कुछ भी कर लो आप, जीरो। हिंदी में पास होना जरूरी होता है, सिर्फ पास नहीं, उसमें अगर आप ज्यादा नंबर लाते हैं तो मेरिट में लाता है वो आपको ऊपर। इसलिए सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो किस पर देना है? हिंदी पर। ये पेपर प्री देने के बाद से शुरू कर देना हिंदी पढ़ना, सब सिलेबस उठाना, और सबसे ज्यादा ध्यान, मतलब ये टारगेट लेके चलना कि मुझे किसी भी हाल में हिंदी का जो पेपर होता है 300 नंबर का, उसमें से 220 पार करने हैं, 230 पार करने हैं मुझे। कितने? 300 में से 300 नहीं आते हिंदी में, पर ये पार करना है कि निबंध लिखना शुरू करना है, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, टिप्पणी, जो भी है सिलेबस में। चलो जी आगे। तो विभिन्न विभागों में खाली पदों की जानकारी युवाओं को देना। विशेषताएं क्या है रोजगार प्रयाग पोर्टल की? विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की जानकारी दी जाएगी और खाली पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल की जाएगी। अगला है भाई उत्थान योजना। क्या? 20 फरवरी 2023 देश के सबसे स्मार्ट मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा शुरू की गई। 20 फरवरी 2023। प्रतियोगी परीक्षा के जो छात्र होते हैं उनको निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना। क्या उपलब्ध कराना? तो कहीं मिली निशुल्क कोचिंग? पता कीजिए कहां मिल रही है, प्रश्न पूछिए सरकार से। आपने कहा था निशुल्क कोचिंग कहां पर मिल रही है, उसका एडवर्टाइजमेंट तो कीजिए, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकालिए। विशेषताएं क्या है? प्रदेश के निर्धन प्रतियोगी छात्रों को आईएएस, टीसीएस, एनडीए, सीडीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी? निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा, राज्य द्वारा संचालित इस योजना में छात्रों को स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन कक्षाएं, परीक्षा पाठ्यक्रम और प्रश्न बैंक आदि निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये तो आपके काम की चीज है भाई। अब मैं भी चाहता हूं कि आप निशुल्क पढ़ें। कहां मिलता होगा? हाँ जी, यही शब्द तो बड़ा खतरनाक होता है, पता नहीं। पता करो। कहां से पता चलेगा भाई? कहां से पता चलेगा? हाँ जी, कहां से पता चलेगा? उत्थान योजना का अपने विधायक से पूछिए। सबसे पहले जो विधायक जी होते हैं उनसे पूछिए कि उत्थान योजना का पता कहां से चलेगा जी हमें। अपने डीएम साहब से पूछिए, एसडीएम साहब से पूछिए, है ना। उनको कहिए कि हमें। अगला है ज्ञान कोश योजना। क्या है? ज्ञान कोश योजना 20 फरवरी 2023 देश के सबसे स्मार्ट मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा शुरू की गई। ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। ज्ञान कोश योजना में क्या है? प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। अरे भैया, ऋषिकेश में पहले एक पुस्तकालय खुलवा लो। ठीक है। वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन इज हाफ डन। और दो 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 पुस्तकालय खुलने चाहिए। सुन लो, एक चंद्रभागा इधर, एक चंद्रभागा उधर, और एक तो वैसे गंगा पार भी होना चाहिए, स्वर्गाश्रम वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो 3 पुस्तकालयों की आवश्यकता है। कहां कहां? एक इधर, एक उधर और एक गंगा पार, ट्रांस गंगा। ठीक है। और कुछ नहीं करना है, 4 घंटे इधर वाले पुस्तकालय में पढ़ना है, 4 घंटे इधर वाले में, 4 घंटे उधर, 12 घंटे। कोई नहीं रोक सकता फिर आईएएस में निकलने से। और पैदल जाना है तीनों जगह, फिजिकल भी हो जाएगा बस। हाँ जी। और 24/7 होने चाहिए वो पुस्तकालय। उस पर ये नियम लागू नहीं होना चाहिए कि रात को बंद रहेगा जी। कुछ छात्र होते हैं रात को पढ़ते हैं, उनके लिए रात की व्यवस्था। जो ये चाहते हैं कि दिन में साथ में सुरक्षा, पूरी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। क्या बालिकाएं अगर पढ़ना चाहती हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। तो ज्ञान कोश योजना, हम बोलते हैं कि हमारे राज्य से निकल ही नहीं रहा है, इसमें निकलेंगे कहां से भाई? व्यवस्थाएं नहीं है ना।
और धन है नहीं निवेश करने के लिए शिक्षा पर, समस्या ये है। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक समृद्ध पुस्तकालय, सुन लो आगे आइए, ज्ञान कोश योजना, प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना की जानी है। छात्रों के रहने हेतु छात्रावास की सुविधा जनपद स्तर पर उपलब्ध कराना है। परीक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने हेतु छात्रों, विशेष विशेषज्ञों, व्याख्याताओं, व्याख्या करने वाले जो होते हैं, एवं संपर्क केंद्र की स्थापना की जाएगी। देख लो। अगला, उदयमान छात्र योजना 27 जुलाई 2021 को शुरू की गई। टीसीएस प्री उत्तीर्ण निर्धन छात्रों को मुख्य परीक्षा हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी 50,000 रुपए की। किसकी? 50,000 रुपए की। निर्धन परिवार के छात्रों को राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा हेतु 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। लाभार्थी बीपीएल परिवार से होना चाहिए तथा पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए उसकी। इस योजना के तहत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 100 छात्रों, क्यों भाई, खाली 100 ही गरीब है इस राज्य में? फॉर्म भर रखे 1.5 लाख लोगों ने और खाली छात्रवृत्ति सिर्फ 100 लोगों को, 100 गरीब है खाली। फिर पिछली बार भरा था हमारे इंस्टीट्यूट से किसी बालक ने, नहीं मिला उसे कि हो चुका जी पूरा। ठीक है, ये जो इनके भाई ने भरा था, हाँ, तो 100 छात्रों और केंद्रीय लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। किसका? अब तो सीडीएस में भाई 1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं। सीडीएस निकालो आप, एनडीए निकालो, सीडीएस निकालो। 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। प्रतियोगी परीक्षा प्रोत्साहन योजना जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, एक ही बार मिलती है लेकिन। अच्छा जी, मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, मेधावी ये 2023 में शुरू हुई। मेधावी स्कूली छात्रों को प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता, इसमें कक्षा 6 से 12 के 10% मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि 600 रुपए से 1200 रुपए प्रति माह होगी। ठीक था यार, 12 बरंग की 144, 10,400 रुपए, 10,440 रुपए नहीं, 12 बरंग की 144 कितना हुआ? 1200 रुपए के हिसाब से 14400 कितना हुआ? 1440 रुपए नहीं, 14,400 रुपए, 14,400 रुपए, ठीक है। अच्छा, शोध प्रोत्साहन योजना अगस्त 2023 से शुरू हुई। शोधरत रिसर्च करने वाले जो छात्र हैं उनको प्रोत्साहन एवं उनकी आर्थिक समस्या का निराकरण। राज्य सरकार द्वारा शोधरत छात्रों को 3 किस्तों में कुल 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। रिसर्च नहीं कर रहे हैं भाई बच्चे हमारे, क्या नहीं कर रहे? मास्टर डिग्री नहीं ले रहे, रिसर्च नहीं कर रहे, यानी 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही। क्या चाहिए? 3 साल 5 साल लगते हैं रिसर्च में, कितने लगते हैं? कितने लगते हैं? तो 3 साल में अपने रिसर्च पूरा करो, 5 लाख रुपए सालाना हो गया 3 किस्त में। क्या चाहिए? डॉक्टर भी लगेगा, नाम क्या आ गया। यह योजना मानविकी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, समसामयिकी एवं पर्यटन आदि विषयों को प्रोत्साहित करेगी। क्या करेगी? कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना 3 मई 2023 को प्रारंभ हुई। कौन? कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना 3 मई 2023। युवाओं की विदेशों में कैरियर बनाने में मदद करना। विशिष्टताएं क्या है इसकी? युवाओं को उनकी शिक्षा एवं रुचि के अनुसार कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, चयनित लाभार्थियों को टिकट एवं वीजा उपलब्ध कराना, उन्हें उस देश की भाषा, संस्कृति और कार्यनीति में प्रशिक्षित किया जाना। प्रारंभिक चरण में इसे नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों में लागू किया गया है, होटल लाइन वालों के लिए और नर्सिंग के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। अगला है जो कार्यक्रम है विकास और कल्याण कार्यक्रम, उसके अंतर्गत प्रदेश में जो निर्धन वर्ग हैं, किसान हैं, दुग्ध उत्पादक हैं, ग्रामीण बेरोजगार हैं, कर्मकार हैं, है ना, उनके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं। पहली योजना बता रहा हूं मैं, प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना। ग्राम समेकित, प्रथम ग्राम
समेकित विकास योजना, क्वेश्चन मिलेगा इनके अंदर से, पेपर में देखना आप, है ना। प्रारंभ कब हुआ? 17 नवंबर 2022 को हुआ। कब हुआ? उद्देश्य क्या है? राज्य के सीमांत गांवों को सुनियोजित विकास। विशिष्टताएं क्या हैं? प्रदेश के अंतर्गत सीमाओं पर स्थित देश के प्रथम गांवों में स्वच्छता हेतु पर्यावरण मित्र योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत इन गांवों में पर्यावरण मित्र यानी स्वच्छक की नियुक्ति की जानी है। किसकी? दूसरा, ग्राम पंचायतों के सुनियोजित विकास हेतु मुख्यमंत्री चौपाल का आयोजन किया जाना है। मुख्यमंत्री चौपाल का आयोजन किया जाना है। तीसरा काम, ग्राम सभाओं की स्थापना दिवसों को उत्सव के रूप में मनाना है। किस रूप में? चौथा काम, गांव के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले विशेष दिनों को दिवस के रूप में मनाना है। ठीक है। यह योजना केंद्र सरकार के अक्टूबर 2022 में प्रारंभ वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम से प्रेरित है, जिसके तहत माणा गांव को देश का प्रथम भारतीय गांव की मान्यता दी गई है। देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा प्रदान की गई है। और जरूरी भी है, सीमावर्ती गांव अगर खाली हो गए तो कब दुश्मन अंदर आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जब तक चहल पहल रहती है ना सीमाओं पर, गांव में लोग रहते हैं, तब तक ही सीमाएं सुरक्षित हैं। उनके लिए तो विशेष पैकेज होना चाहिए कायदे से कि आप इन गांव में बसे हुए हो और बसो, इधर उधर मत जाओ, वहीं पर उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराओ, कुछ वजीफा वगैरह दो उनको, है ना, कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं दो ताकि इधर उधर ना जाना पड़े। पलायन रोकथाम योजना, ये राज्य जो पलायन का दंश झेल रहा है ना, तो साफ साफ दिख रहा है कि एक दिन क्या हो जाएगा, पहाड़ कहां दिखेंगे? मैदानों में दिखेंगे। राजनीति का भी मैदानीकरण हुआ है भाई। जिन लोगों को पहाड़ के लोगों ने नीचे से उठाकर विधायक बनाया, सांसद बनाया, वो लोग भी अब क्या मैदानों की तरफ पलायन कर रहे। सबकी एक ही मंशा है कि अब तो जी इस सीट से, अब तो देहरादून सीट से लड़ना है, डोईवाला सीट से लड़ना है, उधम सिंह नगर की सीटों से लड़ना है, हरिद्वार की सीट से लड़ना है ना। और ये जब अपने प्रारंभिक चरण में थे तो इनको बनाने वाले कौन लोग थे? पहाड़ों के लोग थे। कौन थे? तो विधानसभा का मैदानीकरण हो गया, राजधानी का मैदानीकरण हो गया, राजनीति का मैदानीकरण हो गया, और वहां बैठकर हम बोल रहे हैं कि पलायन रोको। खुद तुम पलायन कर रहे हो और क्या कर रहे हो? पलायन रोकने की बात कर रहे हो। पहले खुद उनके बीच में पहुंचो। राजधानी कहां पहुंचाओ? गैरसैंण। राजधानी कहां होनी चाहिए? गैरसैंण। ठीक है। और जितनी भी ये विधानसभा के सत्र होते हैं सब कहां होने चाहिए? गैरसैंण। अब ये नहीं बोलना कि मेरा बीपी हाई हो गया और मेरा शुगर डाउन हो गया। अगर हो गया तो घर बैठो। अगर आपके बस का नहीं है, पहाड़ों को क्या करना? पहाड़ों पर रहना। तो आप पहाड़ का मंत्री और क्या ब्यूरोक्रेट बनने के लायक नहीं है। ये नहीं कि आपदा आई और जो सबसे चीफ ब्यूरोक्रेट है अपना हार्ट पकड़कर बैठ गया, ये नहीं होना चाहिए। यहां पर तो आपदा आई तो सबसे बड़ा काम किसका होता है? ब्यूरोक्रेसी का होता है। किसका होता है? ये नहीं कि छुट्टी की अर्जी दे दी तुरंत, केदार आपदा आई अर्जी छुट्टी चाहिए हमें, ये नहीं चलेगा। मत भरो फॉर्म यहाँ के अगर नहीं है बस का। कहां का? अभी सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती ब्यूरोक्रेट्स को। धामों के द्वार खुलते हैं तो जाना पड़ता है ब्यूरोक्रेट्स को। हाँ, धामों के द्वार जब खुलते हैं तो उससे पहले ब्यूरोक्रेट्स पहुंचते हैं वहां पर, तब चाहे कैसे भी पहुंचना है। अगर नहीं है क्षमताएं तो फिर इस राज्य में सेवा देने के लायक नहीं है आप। ठीक है, अपने आप को मजबूत बनाओ। सबसे पहले पलायन रोकथाम योजना 2020 में प्रारंभ हुई भाई। प्रदेश के सीमांत गांव में पलायन को रोकना इसका उद्देश्य है। इसकी विशेषताएं ये है कि चीन, तिब्बत, नेपाल आदि देशों की सीमा पर स्थित उत्तराखंड के सीमांत गांवों में पलायन रोकने हेतु ग्रामीण विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा संचालित यह योजना है। ग्रामीण विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा संचालित योजना है। प्रारंभिक चरण में इसे सर्वाधिक पलायन वाले चिन्हित 42 विकास खंडों में लागू किया जाना है। कितने? पीसीएस बनोगे, बीडीओ बनोगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अफसर बिटिया नाटक देख के कई लोग तैयारी करने आए थे। अफसर बिटिया आता था एक सीरियल।
अफसर बिटिया एक सीरियल आता था, नहीं पता? अरे ऐसा होता ना, कुछ लोग पिक्चर देख के तैयारी शुरू करते हैं। पिक्चर देख के मतलब, एक पिक्चर आई थी सरफरोश, उसमें गाना था, होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है, और वो उस गाना खत्म होते होते आईपीएस भी बन गया। अब आधे से अधिक लोग सोचते हैं ऐसे ही बनते होंगे। कैसे? अरे भाई पढ़ना पड़ता, टाइम लगता है, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन क्या है। ऐसे अफसर बिटिया आया एक सीरियल, उसको देखकर कई लोगों ने क्या किया, तैयारी शुरू की। तो उसमें जो बालिका होती है वो बीडीओ बनती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या बनती है? तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनना पड़ेगा। अगर इन 42 विकास खंडों में आप क्या हो, बीडीओ हो, पीसीएस हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान रोकने के लिए पूरे प्रयास करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? गांव में मूलभूत सुविधा और आजीविका के लिए रोजगार परक व्यवसायों की स्थापना करनी पड़ेगी आपको। लोग कब प्लान करते हैं? जब आजीविका के अवसर नहीं होते हैं। आजीविका के अवसर पैदा करने पड़ेंगे आपको। वहां पर अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ में सर्वाधिक प्लान ग्रस्त जिले हैं। कहां पर? अल्मोड़ा में, चमोली में और पिथौरागढ़। क्यों है? क्योंकि पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा कैसे है भाई? पिथौरागढ़, चमोली है तो ग्रेटर हिमालय, अल्मोड़ा भी ग्रेटर हिमालय वाला क्षेत्र है, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, है ना। जीवन उतना ही कठिन है। क्या है? तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप देहरादून में बैठकर सभा करेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे देहरादून के बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल्स में, मसूरी बोर्डिंग स्कूल में, और आप उन्हें बोलोगे कि नहीं जी उसमें पढ़ो, सरकारी स्कूल में पढ़ो, जहां पे कि शिक्षकों की भी पूरी व्यवस्था नहीं होगी, है ना। और अगर होगी भी तो अटेंडेंस क्या होगी? कम होगी। ये नहीं चलेगा। आपको राजधानी कहां ले जानी पड़ेगी? गैरसैंण। आधी समस्याएं खत्म। चलो जी, कहां पहुंचे हम? अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ आदि सर्वाधिक प्लानग्रस्त जिले बता दिए मैंने। 2017 में ग्रामीण विकास एवं प्लान आयोग का गठन किया गया। बताओ पलायन आयोग का गठन कब किया गया? 2017 में। ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब किया गया? 2017 में। और इसकी रिपोर्ट पढ़िएगा, ये बताएगा आपको इसकी रिपोर्ट क्या स्थिति है। हिम प्रैरी योजना अगली कौन सी? 2022 में प्रारंभ हुई, जिसमें भी ऐसा लिखा हो ना 2021, 22, 23, समझ लो अति महत्वपूर्ण है। प्रदेश के सीमांत जिलों में पलायन रोकना और वहां भारतीय आबादी बढ़ाना, ये उद्देश्य है। क्या है? प्रदेश के सीमांत जिलों में पलायन रोकना और वहां भारतीय आबादी बढ़ाना। विशिष्टताएं क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगे चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी जैसे जिलों में सुरक्षा की दृष्टि से एवं पलायन की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी चीन से लगे हुए, नेपाल से नहीं है खतरा। नेपाल के साथ तो हमारा बेटी रोटी का संबंध है। क्या है? नेपाल के साथ नहीं है दिक्कत। नेपाल तो वैसे भी क्या हमारा, है ना, अपना ही है, छोटा भाई है। लेकिन दिक्कत चीन से है। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। इसमें मुख्यतः भूतपूर्व सैनिकों को इन सीमांत गांवों में बसाने की योजना है। जो सैनिक होता है वो हमेशा उसको जवान कहा जाता है, चाहे वो 50 साल का हो, 60 साल का हो, 70 साल का हो। क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। ठीक है। और वो बस भी सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी की होती है, वो अभ्यस्त होते हैं इस चीज के। तो सीमांत गांव में बसाने की योजना है। इन गांवों के लोगों से ही रक्षक दल और हिम प्रहरी दल बनाए जाने का प्रस्ताव है, जो पलायन को रोकने, दैवीय आपदा में राहत एवं बचाव में सहायक होंगे। क्या होंगे? दैवीय आपदा में राहत एवं बचाव में। अगला है उत्तराखंड मिलेट मिशन, रागी बोलते हैं ना मिलेट को, रागी। 16 फरवरी 2023 को प्रारंभ हुई है योजना। पारंपरिक व मोटे अनाजों को बढ़ावा देना है। किसको? पारंपरिक मोटे अनाजों को बढ़ावा देना है। अब कई सारी व्याधियों से ग्रस्त हो रहे हैं लोग, है ना, बहुत खा लिए इसका आटा उसका आटा, और इसका चावल उसका चावल, और अब डॉक्टर बोल रहा है कि क्या खाओ? मोटे अनाज खाओ। क्या खाओ? तो राज्य में मंडुआ, झंगोरा जैसे मोटे व पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड राज्य द्वारा अंत्योदय कार्ड धारकों को मंडुआ 1 रुपए प्रति किलो की दर से प्रदान किया जाएगा।
क्या किया जाएगा? वैसे जालो ब्लैक में लेने, क्या रुपए किलो है पौधा? 50, 60, 70, 80, कोई लिमिट नहीं है। झंगोरा जानवरों को खिलाते थे हम लोग पहले, किसको? खुद थोड़े खाते थे, किसको खिलाते थे? अब पता चल रहा भाई ये तो अमृत है। क्या कोई अगर शुगर का पेशेंट है कितना भी खा ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चावल खाएगा तो उसका शुगर बढ़ेगा, झंगोरा खाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। और तासीर ठंडी। और पहले किसको खिलाया? पशुओं को। क्यों खिलाया? क्योंकि वो टेस्ट नहीं होता जो चावल में होता है, तो बनाने के ऊपर है। चलो, झंगोरा एवं मंडवा को मिड डे मील योजना में शामिल किया जाएगा। इसमें मिड डे मील योजना, राज्य सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से मंडवा की खरीद 78 रुपए प्रति किलो की दर से करेगी भाई। तो भाई मार्केट में क्या रेट बिकेगा फिर ब्लैक में? 100, 150, 78 रुपए एमएसपी, एक तरह से एमएसपी हुआ है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। 78 रुपए प्रति किलो की दर से करेगी अगर सरकार, तो इसका मतलब तो फिर ब्लैक में ज्यादा वो बिकेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सर्वप्रथम यह योजना देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपदों में शुरू की। ठीक है, अगली है पशु सखी योजना। नई योजना है, 23 अप्रैल 2023 को शुरू की गई। पशु मृत्यु दर में 13 अप्रैल 2023 में शुरू की गई। 13 अप्रैल 2023 में पशु मृत्यु दर में कमी एवं ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। इसमें ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। विशेषताएं क्या हैं? यह राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजना है जिसमें ग्रामीण महिलाओं को पशु सखी के रूप में नियुक्त करने और उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है। क्या किया जाना है? प्रशिक्षित पशुपालकों के बीच संयोजक के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य व उससे जुड़ी जानकारियों एवं योजनाओं को प्रचार प्रसार करती है। पशु भी बीमार होते हैं भाई। पहले क्या होता था, जब भैंस या गाय जब बीमार होती थी या बैल बीमार होता था, उसको क्या देते थे? जो आजकल आयुर्वेदाचार्य बोल रहे हैं कि इसको खाओ, बेल होती है जो आपको डेंगू में दी जाती है, क्या बोलते हैं उसको? गिलोय। अब गिलोय खिलाया जाता था जानवर को, और जानवर 2 दिन बाद फिट। क्यों? गर्मी हो जाती जानवर। बैल ने बहुत ज्यादा हल लगा दिया, काम कर दिया, कई बार बीमार हो जाता था बैल, उसको क्या खिलाते थे? गिलोय। क्या खिलाते थे? पोल्ट्री वैली योजना, इसमें क्या 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुई। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर पलायन रोकना। कितना सुंदर लगता है सुनने में, प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर पलायन रोकना। सुनने में अच्छा लग रहा है, इंप्लीमेंट भी होना चाहिए। चलो, राज्य में अगले 3 वर्षों यानी 2022 से लेकर 25 की बात कर रहे हैं, में 5000 पोल्ट्री फार्मों की स्थापना करना। 5000 पोल्ट्री फार्मों की स्थापना करना है। विशेषताएं, राज्य में सहकारी विभाग एवं पशुपालन विभाग की संयुक्त योजना के रूप में पोल्ट्री किसानों को मुफ्त में चूजे और फर्म हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। सबसे समस्या यही तो है, चूजे कहां से आएंगे? चूजे देंगे फ्री में ये कौन? पशुपालन विभाग। योजना के तहत पहला पोल्ट्री फार्म चक्राता देहरादून में स्थापित किया गया। कहां पर? चक्राता देहरादून में स्थापित किया गया। इस योजना के अनुसार राज्य में 2000 यूनिटों पर फार्म शुरू हो गया है, जबकि शेष 3000 यूनिटों को 2024 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। आने वाले समय में भविष्य यही है भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म, फिश, मत्स्यन, है ना। लेकिन बस ये है कि कुछ धार्मिक कारणों से क्या हो जाता है, रुक जाते हैं वो कार्य, कि भाई नहीं, भाई अगर मारने के लिए पालने हैं तो नहीं, हम तो नहीं पालेंगे। क्यों जोशी जी? गांव में हम मुर्गे तो नहीं पलने देंगे कम से कम, जिन्हें मारा जाएगा। इस तरह की बातें होती हैं, गांव के लोग करते हैं। चलो, गोट वैली परियोजना। गोट वैली, डेंगू में देखा होगा आपने, बकरी का दूध कितने में मिला था? 100 रुपए का 1 चम्मच मिला था। तो सोच लो आप, महात्मा गांधी बकरी क्यों पालते थे? बकरी का दूध पीते थे वो। 1 दिसंबर 2022 गोट वैली योजना। 1 दिसंबर 2022 राज्य को बकरी दुग्ध व मांस के ब्रांड के रूप में स्थापित करना और महिला रोजगार में वृद्धि करना।
विशिष्टताएं क्या हैं? यह राज्य के 2 विभागों, कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग की संयुक्त योजना है, जो राज्य के सभी 13 जिलों के 13 घाटियों में संचालित की जा रही है। प्रत्येक घाटी से 100 महिलाओं को इससे जोड़कर प्रत्येक महिला को 10 बकरी व बकरा निःशुल्क उपलब्ध कराना है। 10 बकरी और 10 बकरा निःशुल्क उपलब्ध कराना है। पायलट योजना के तौर पर सर्वप्रथम इसे चमोली जिले के थराली विकास खंड में शुरू किया गया। कहां पर? थराली। और बैठे हैं पीछे वही पड़ोस के, है ना? कितनी दूर है वहां से? हाँ, थराली विकास खंड। चलो जी। आंचल कैफे योजना, भाई कौन सा कैफे योजना? आंचल कैफे योजना 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुई। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा व रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रदेश भर में कुल 100 आंचल कैफे की स्थापना करनी है। आप गुजरात जाइए ना, गुजरात जाएंगे आप, तब पता चलेगा आपको। अमूल श्रीखंड हर जगह पर क्या दिखेगा आपको? श्रीखंड दूध को बोलते हैं वहां पर, अमूल श्रीखंड। यहां पर भी आपके अमूल के प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन वहां अमूल ने क्रांति लेके आया भाई। वहां के लोग नहीं करते, इधर उधर नहीं जाते, अपने पशु पालते हैं, वहीं पे आती गाड़ी सब कुछ लेने के लिए, हाथ जोड़ कर लेती है, ठीक है। और पशु अगर आप वहां के देखेंगे, गुजरात के पशु इतने सुंदर, पूछो मत, इतने क्योंकि पैसा मिलता है ना, तो भाई मालिक भी खिलाएगा फिर पशु को। पशु क्या कर रहा है? कमा के दे रहा है, तो पशु की भी क्या होती है? क्या होती है? अब हमारे यहाँ तो क्या हो गया, सबने गाय छोड़ दी, कहां घूम रही है? सड़क पे घूम रही है ना। फिर कांजी फार्म में, कांजी हाउस में जा रही है, फिर वो कहां जा रही है? जब बीमार हो जा रही है, पॉलिथीन खा रही है, पता नहीं क्या क्या खा रही है, तो लोगों ने छोड़ दी अपनी गाय। एक दिन पछताएंगे इस चीज के लिए लोग, क्यों छोड़ी होगी हमने। वही गाय जिसे आज उन्होंने फ्री में छोड़ा है, वही गाय एक दिन वो 1 लाख में खरीदेंगे। एक दिन वैल्यू पता चलेगी उन्हें इन गायों की। टी कप काओ क्या है ये? टी कप काओ उतना ही दूध देती है जितने में चाय बनती है दिन भर में। समस्या यह है कि एक बार नहीं पीते ना यहाँ चाय, तो दिन भर क्या जाए, कितली चढ़ी हुई है, केटल, है ना, आ रहे हैं पी रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता कि गांव में देखा होगा आपने, तो कप में नहीं देते, कप में देंगे मना कर देते, कप में नहीं पीते भाई हम, चीनी मिट्टी में नहीं पीते, ग्लास में दो, ग्लास भर के, है ना। अगर गिलास आधा दे दिया तो अपमान समझा जाता है, बताओ यार आधा ही दिया मैंने। और चीनी कूट के जिसे बोलते हैं, मिठा, तो भाई काम भी है ना, चलना फिरना है वहां पर। यहां पियोगे तो मर जाओगे मैदानी भागों में। आंचल कैफे, सुनो भाई, राज्य के डेयरी विकास विभाग के द्वारा प्रारंभ इस योजना के तहत प्रदेश में दुग्ध एवं दुग्ध निर्मित उत्पादों की उत्पादकता एवं बिक्री में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। शहरों के मुख्य बाजारों में आंचल कैफे के नाम से मिल्क स्टोर खोला जा रहा है। क्या खोला जा रहा है? मिल्क स्टोर खोला जा रहा है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। क्या बढ़े हैं? आंचल कैफे की आधिकारिक शुरुआत उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 2 कैफे खोलने से हुई, किंतु उसके पूर्व ही पायलट योजना के तौर पर पहला कैफे देहरादून जनपद में खोला गया। अरे भैया हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं आज से 15 साल पहले, 10 साल 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैं दिल्ली गया, बसंत विहार, बाजार में देखा मैंने, पैसे दिए, टोकन लिया, टोकन डाला, अलग अलग फ्लेवर के दूध थे मदर डेयरी के। क्या थे? अलग अलग फ्लेवर के दूध थे। मैं इतना प्रसन्न हुआ, मैंने कहा ये है विकास। क्या उस समय मुझे नहीं मालूम था कि इतना विकास और होना है, लेकिन मैंने कहा ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। किसी से कोई संपर्क नहीं, उन्होंने टैंक भर दिया, बाहर एक आदमी बिठा रखा है, पैसे देने हैं आपने, टोकन लेना है। अब तो और कंसेप्ट हो गया होगा, अब तो हो सकता है कि QR कोड करके भी आ जाता होगा, लेकिन उस टाइम पर मदर डेयरी का मैंने देखा था तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। तो मुझे लगा था कि यार हमारे राज्य में भी ऐसा होना चाहिए, पर दिखा नहीं मुझे अभी तक कहीं। अभी तक थैलियों में ही चल रहा है दूध। किसमें? तो क्या है, बहुत साफ सुथरा होता है वो, डब्बा लगाना है, टोकन डालना है, 1 किलो वाला टोकन अलग, 2 किलो वाला अलग, 3 किलो वाला अलग। अच्छा, दूध में ऐसा फ्लेवर डाल रखा है कि आप 1 गिलास पियेंगे तो आपका 1 गिलास और पीने का मन करेगा। उसमें एक्स्ट्रा डाल रखा उन्होंने, कैल्शियम डाल के उसको फ्लेवर्ड करके क्या कर रखा, दूध बना रखा है अलग अलग, और हर एक आदमी के लिए अलग। बूढ़े लोगों के लिए जो सिंगल टोन, डबल टोन होता है ना, फुल क्रीम, बच्चों के लिए ये वाला लिखा हुआ है उसमें पूरा। इस प्रकार के मार्केट में खुलने चाहिए मेरे ख्याल से।
रूफ टॉप गार्डनिंग योजना भाई, अगला रूफ टॉप गार्डनिंग योजना। एक ये बता रहा हूं मैं, 15 जनवरी 2023, 15 जनवरी 2023 घोषणा तो 25 दिसंबर 2022 को हो गई थी, लेकिन शुरू कब हुई? 15 जनवरी 2023। शहरी क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना भाई, क्या सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना। राज्य के कृषि विभाग द्वारा संचालित इस योजना में शहरी क्षेत्र की छतों पर साग सब्जी उगाने पर 25,000 रुपए की अनुदान राशि। कितनी? 25,000 रुपए की अनुदान। छतों में उगानी है सब्जी, अब केमिकल लगाना है, उस पर मिट्टी रखनी है और सब्जी उगाओ। 25,000 रुपए की अनुदान राशि। सब्जी उत्पादन हेतु छत का क्षेत्रफल न्यूनतम 300 वर्ग फीट होना चाहिए। कितना? अभी जाओ भाई इंस्टीट्यूट की छत नाप के आओ, 300 वर्ग फीट। कितना? पायलट योजना के तौर पर इसकी शुरुआत देहरादून जनपद से की गई है। कहां से? देहरादून। तो अभी और बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें जायका परियोजना से क्वेश्चन मैंने देखा है, मधुग्राम योजना से मैंने क्वेश्चन देखा है, और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से क्वेश्चन देखा है। कहां से? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से क्वेश्चन देखा है, उसे हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है।